हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 और वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी GIT। इसमें हम लोग 4 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। उनमें से एक ये है एंटी अल्सर ड्रग, दूसरा है एंटी एमेटिक्स, तीसरा है लैक्सेटिव और चौथा है एंटी डायरियल ड्रग। तो ये 4 टॉपिक हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आज का वो है एंटी अल्सर ड्रग। क्या होती हैं एंटी अल्सर ड्रग? तो वो दवाएं जो अल्सर को ठीक करने के लिए यूज होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंटी अल्सर ड्रग। अब ये अल्सर क्या होता है? तो अल्सर का मतलब ये होता है कि कोई वुंड हो गया, कोई जख्म हो गया, कोई सोर हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग अल्सर। लेकिन अल्सर से मुराद यहाँ पे वो अल्सर है जो हमारे GIT के अंदर होता है। समझ में आ रही बात? जो हमारे GIT के अंदर होता है उस अल्सर की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। और ये अल्सर जो टॉपिक है इस पे फुल डिटेल वीडियो एक हमारी अपलोडेड है फार्मेकोथेरापेटिक वाले सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में, आप जाके उसको देख सकते हैं। और शायद कि आपने देख भी लिया होगा। तो उसके सारी चीज़ें कि बीमारी क्या है, कैसे होती है, नहीं होती है, जो बीमारी से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो हम लोग फार्मेकोथेरापेटिक के अंदर पढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग दवा से रिलेटेड डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे मोटी मोटी बातें जान लीजिए। तो अल्सर क्या होता है? तो ए सोर या वुंड डेवलप्स ऑन द लाइनिंग ऑफ एसोफेगस, यानी जो हमारी एसोफेगस के अंदर की लाइनिंग है। सपोज दैट ये हमारा एसोफेगस है, ठीक। फिर यहाँ से हमारा ये मान लीजिए स्टोमक आ रहा है नीचे। तो ये जो एसोफेगस की जो लाइनिंग है यानी अंदर का जो ये लेयर है, अंदर का जो मसल्स है, समझ लीजिए स्मूथ मसल्स है, या तो फिर हमारे स्टोमक का जो स्मूथ मसल्स है, या फिर जो हमारा ये इंटेस्टाइन आ जाता है नीचे, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसके अंदर अगर कहीं पे भी अल्सर हो रहा है, अल्सर मतलब कहीं पे जख्म हो गया, कट गया, समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या होता है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वहां से म्यूकस निकलता रहता है। म्यूकस तो आप जानते होंगे एक मतलब थिक लिक्विड टाइप की चीज होती है म्यूकस, तो वो निकलता रहता है। तो जब ये म्यूकस डिस्टर्ब हो जाता है, किसी भी वजह से म्यूकस नहीं रहता है, तो फिर एसिड जो है वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर अटैक करता है। फिर उसके बाद जो नीचे ये मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, उस पर अटैक करने लगता है। तो ये होता है अल्सर, ठीक है। ये मोटा मोटा समझिए, बाकी डिटेल आप वहां पे जाके देख लीजिएगा, ठीक। तो अल्सर आपको समझ में आ गया। अल्सर का मतलब ये है कि कोई भी वुंड या कोई सोर, कोई जख्म हमारे क्या GIT के अंदर हो रहा है, यानी एसोफेगस के अंदर, स्टोमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्सर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्सर बोलते हैं। अगर यही अल्सर हमारे स्टोमक के अंदर है तो उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। समझ में आ रही बात? अगर ये अल्सर हमारे क्या है स्टोमक के अंदर है तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। अगर वो क्या हमारे ड्यूडेनम के अंदर है तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनल अल्सर। और ये जो दोनों टाइप के अल्सर हैं इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, यानी गैस्ट्रिक हो या डोडेनल हो, दोनों टाइप के जो अल्सर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर। और अगर हमारे एसोफेगस के अंदर है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसोफेजियल अल्सर, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। असल में हमको जो पढ़ना है इसके अंदर वो पढ़ना है क्लासिफिकेशन और इसके रिलेटेड जो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, इसका क्या कहते हैं, इसका इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन और डोजेस पढ़ना है इन दवाओं के बारे में। बीमारी की डिटेल हमको यहाँ पे नहीं पढ़नी है, ठीक। तो सबसे पहले जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो है एंटी सेक्रेटरी एजेंट्स। अब थोड़ा सा ये क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले एक मोटी सी बात समझ लीजिए ताकि क्लासिफिकेशन समझने में आपको आसानी हो। तो ये हमारी मान लीजिए एसोफेगस है, ये हमारा स्टोमक हो गया और फिर ये हमारा इंटेस्टाइन हो गया। तो ये जो लाइनिंग है ना, ये जो मतलब ये समझिए लाइनिंग मतलब ये जो अंदर की हमारी लेयर है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद नीचे मसल्स हैं। तो यहाँ पे म्यूकस की एक थिक लेयर होती है, अगर वो डैमेज हो जाती है, अगर वो कट जाती है मान लीजिए, तो ये एसिड जाके इसमें क्या है, इसको मतलब इसमें जब टच होता है तो बहुत तेज दर्द होता है, इरिटेशन होता है, ठीक। अब हम लोग इसको ठीक करने के लिए कई तरीके की दवाएं देंगे। एक तो ये कि इस एसिड का जो सिक्रेशन होता रहता है हमारे स्टोमक के अंदर, ये होता रहता है, जैसे भी खाना आएगा तो उसमें क्या है फौरन एसिड का निकलना शुरू हो जाता है, ठीक। तो ये एसिड का सिक्रेशन होता रहता है, तो हम लोग कुछ दवाएं ऐसी देंगे जो एसिड का सिक्रेशन कम कर दे। ऐसे ही हम लोग कुछ दवाएं ऐसी देंगे जो क्या करेगा, इसको ढक लेगा। समझ में आ रही बात? वो क्या करेगा, इसको ढक लेगा। ऐसे ही हम लोग कुछ ऐसी दवाएं देंगे जो ये एसिड निकल रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ में आ रही बात? यानी जब इस एसिड को पहले तो हम लोग एसिड को कम कर देंगे तो इस पे टच नहीं होगा जाके, तो भी दर्द नहीं होगा, दिक्कत नहीं रहेगी और ये जख्म जो भरेगा आसानी से। दूसरी हम लोग दवा देंगे जो इसको न्यूट्रलाइज कर दे, तो एसिड तब भी अपना काम नहीं कर पाएगा। ऐसी दवा देंगे जो इसको ढक दे, तब भी एसिड इस पे जाके लगेगा नहीं, टच नहीं होगा, तो आदमी को दिक्कत नहीं होगी।
या तो फिर हम लोग ऐसी दवाएं देंगे कि अगर ये अल्सर किसी बैक्टीरिया वगैरह की वजह से हुआ है तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए देंगे ताकि वो बैक्टीरिया मर जाए, ताकि ये जख्म आसानी से भर सके। या फिर हम लोग ऐसी दवाएं देंगे जो इस जख्म को भरने वाली हो, जिसको बोलते हैं हीलिंग, जो हील करे इसको, यानी जैसे कट लग गया, जख्म लग गया तो जो मरहम का काम करे, जो उस जख्म को भरे जाके, तो या तो ऐसी दवाएं देंगे। तो इस तरीके से हमारी क्या होगी, क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है, ताकि हमको इसको ठीक करना है ना। तो अगर आपको ये मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा तो क्लासिफिकेशन आपको याद करने में आसानी होगी। तो हमारी जो पहली क्लासिफिकेशन है वो क्या है, एंटी सेक्रेटरी। क्या है, एंटी सेक्रेटरी एजेंट्स। ये क्या करेंगी, जो गैस्ट्रिक सेक्रेशन यानी जो एसिड है HCl है, जो उसका सेक्रेशन हो रहा है उसके निकलने को रोकेंगी। क्या करेंगी, उसको सेक्रेशन उसका कम कर देंगी। तो उसमें कौन सी दवा आती है, तो H2 एंटागोनिस्ट, यानी ये एंटीहिस्टामिक ड्रग है, ठीक है। ये क्या है, एंटीहिस्टामिक ड्रग है। हिस्टामिन एक तरीके का समझ ये केमिकल सब्सटेंस होता है कि जब वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है हमारे गैस्ट्रिक वाले सिस्टम के अंदर तो फिर वहां से एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो हम लोग ऐसी दवा देंगे जो ये क्या कहते हैं, हिस्टामिन है, तो वो अपने रिसेप्टर से बाइंड ना कर पाए, उसी को हम लोग बोलते हैं H2 एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो उसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि सिमेटिडीन, रेंटिडीन, ये दवाएं खूब चलती हैं, सिमेटिडीन और रेंटिडीन, और भी कई सारी हैं इसकी। ऐसी दूसरी दवा हम लोग देंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। क्या देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। वो दवाएं होंगी जो प्रोटॉन पंप को क्या करेंगे, रोक देगी। अब ये प्रोटॉन पंप क्या है, तो ये समझ लीजिए कि एक तरीके का ट्रांसपोर्ट चेन है जो हाइड्रोजन को पंप करता है, यानी समझ लीजिए कि उसको रिलीज करवाता है। और जब ये काम करते हैं तो समझ लीजिए HCl का सिक्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन पंप को जब इनहिबिट कर देंगे तो एसिड का सिक्रेशन रुक जाता है। तो इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल, ये दवाएं भी खूब यूज होती हैं, ठीक है। और ये सिर्फ इसी में नहीं यूज होती है, मतलब क्या कहते हैं, अल्सर वगैरह में आपने देखा होगा, जैसे कि मान ली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं तो उस वक्त में भी ये दवाएं देते हैं, जैसे कि सिमेटिडीन हो गया, जैसे कि रेंटिडीन, सिमेटिडीन, ओमेप्राजोल, जैसे आपने एक नाम सुना होगा रेंटेक, एसिलॉग, तो ये सब इसी टाइप की दवाएं होती हैं, ठीक। क्योंकि नॉन स्टेरॉइडल जब हम लोग नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं, एक तरीके से वो क्या करते हैं, म्यूकस का सेक्रेशन रोक देते हैं। जो हमारा म्यूकस होता है, मैंने बताया ना म्यूकस की एक लाइनिंग होती है, तो जो म्यूकस होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो जब उसका सेक्रेशन रुक जाता है तो फिर एसिड जब उधर पहुंचता है तो न्यूट्रलाइज नहीं होता है। अगर वो क्या कहते हैं, सेक्रेशन उसका होता रहता है म्यूकस का, तो फिर एसिड वहां पे जाता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको डैमेज नहीं कर पाता है। तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती हैं वो उसका म्यूकस का सेक्रेशन कम कर देती हैं। एक प्रोस्टाग्लैंडिन की भी लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है, तो उसका सेक्रेशन कम हो जाता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की वजह से। जैसे कि आपको पैरासीटामोल हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, इस टाइप की जो दवाएं होती हैं, तो इसीलिए उन दवाओं के साथ में भी हम लोग ये देते हैं, जैसे कि रेंटिडीन हो गया, ओमेप्राजोल हो गया। तो जब ये दवाएं दे देते हैं तो फिर क्या कहते हैं, एसिड का सेक्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से क्या है, जो म्यूकस का सेक्रेशन है वो कम हो रहा है, तो एसिड का सेक्रेशन भी कम हो जाता है, तो चीज़ें नॉर्मल रहती हैं, ठीक। ऐसे हम लोग क्या देते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी ये क्या है, एक तरीके से ये समझिए नर्वस सिस्टम पे हमारे काम करते हैं, और कोले जो ये क्या कहते हैं, एसिटाइल कोलिन है उसका सिक्रेशन रोकते हैं। और जब एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन रुकता है तो समझ लीजिए एसिड का सिक्रेशन भी रुक जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो पेरेंजिपिन, क्या है, पेरेंजिपिन इसका एग्जाम्पल है, जो मतलब इस अल्सर वाली दवा कंडीशन में हम दे सकते हैं। ऐसे हम लोग क्या देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, क्या देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन तो नहीं है, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन का जो स्ट्रक्चर है उसके जैसी एक दवा है। समझ में आ रही बात, प्रोस्टाग्लैंडिन की स्ट्रक्चर की जैसी दवा है। और जो मैंने बताया ना, जो हमारा स्टोमक के जो अंदर की लाइनिंग होती है, ठीक है, तो वहां पे म्यूकस की भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ऐसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन की भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो ये दवाएं जाके प्रोस्टाग्लैंडिन की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसी के तरीके से काम करती हैं। ये स्ट्रक्चर में तो उसके सेम होती हैं, लेकिन क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजिकली उसके जैसी नहीं होती हैं और केमिकली उसकी जैसी नहीं होती हैं। ऐसी दवाओं को हम लोग बोलते हैं एनालॉग। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो मीसोप्रोस्टोल, क्या है, मीसोप्रोस्टोल एंड एनप्रोस्टिल, और क्या है, एनप्रोस्टिल। ऐसी दूसरी जो टाइप की हम लोग दवा देते हैं वो देते हैं एंटासिल। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, अब जैसे कि अगर मान लीजिए इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछ लिया कि जो एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स एजेंट्स हैं इनमें से कोई सा भी, तो आप डायरेक्टली ये लिखिएगा कि ये जो दवाएं हैं वो एसिड के सेक्रेशन को रोक देती हैं, सप्रेस करती हैं। समझ में आ रही बात, बस इतना आप फार्माकोलॉजिकल एक्शन इतना लिख देंगे इन चारों का, तो आपका काम बन जाएगा। ये सब क्या करते हैं, इसका ये सब चारों क्या करते हैं, तो इतना लिख दीजिएगा कि इनका काम क्या है कि जो एसिड का सेक्रेशन है
उसको रेड्यूस कर देती हैं, कम कर देती हैं। ठीक, अब दूसरी जो है वो क्या है, एंटासिड। क्या है, एंटासिड। तो ये क्या करती है, तो ये न्यूट्रलाइज कर देती है जो गैस्ट्रिक एसिड है हमारा, यानी जो हमारा क्या कहते हैं HCl रिलीज होता है स्टोमक के अंदर, तो उसको HCl को ये क्या करती हैं, न्यूट्रलाइज कर देती हैं। ठीक, न्यूट्रलाइज का मतलब ये कि समझ लीजिए वो एसिडिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, दोनों आपस में जब टकराते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक, तो ये दो तरीके का होता है, एक होता है सिस्टेमिक यानी जिसको हम लोग अपने मुंह के रास्ते से लेंगे, एक होता है नॉन सिस्टेमिक जिसको हम लोग इंजेक्शन वगैरह के थ्रू लेंगे, मुंह से नहीं लेंगे। ठीक, तो जो मुंह से लेते हैं हम लोग वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। दूसरी जो है वो क्या है, नॉन सिस्टेमिक है, तो उसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मेगाल्ड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आप पढ़ के आए हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तीसरी जो दवा है वो क्या है, अल्सर प्रोटेक्टिव, यानी ये मान लीजिए ये अल्सर है, यहाँ पे अल्सर है तो इसको जाके इसे कवर कर लेगा। ये वाली जो दवाएं होती हैं ये कवर कर लेंगी तो एसिड को इस पे आके अटैक नहीं करने देती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सुक्राल्फेट। क्या है, सुक्राल्फेट। और क्या, कोलोइडल बिस्मथ सबसिट्रेट, जिसको CBS बोलते हैं, कोलोइडल बिस्मथ सबसिट्रेट। और चौथी जो दवा है वो क्या है, अल्सर हीलिंग, यानी अल्सर को यहाँ पे जो जख्म है उसको ये भरने का काम करेंगे। तो उसका एग्जांपल क्या है, तो कार्बेनोक्सोलोन सोडियम। क्या है, कार्बेनोक्सोलोन सोडियम। ठीक है, पांचवी जो दवा है वो क्या है, जो पांचवी क्लासिफिकेशन है वो है एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग्स। ये क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक तरीके का बैक्टीरिया है जो इंटेस्टाइन के अंदर जाके इन्फ्लामेशन कर देता है, सूजन कर देता है, उसकी वजह से फिर वहाँ पे अल्सर वगैरह हो जाता है। तो इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, मारने के लिए जो दवाएं देंगे वो हो जाएंगी एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग्स। तो इसमें क्या आएंगी, इसमें आएंगी हमारी एंटीबायोटिक, जैसे कि एमोक्सिसिलिन हो गया, मेट्रोनिडाजोल हो गया, ऐसे ही क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, और बहुत सारी हैं। और क्या कहते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं तो इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं, हालांकि मैंने बता दिया है फिर भी थोड़ा सा एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन थी वो कौन सी थी, हमारी H2 एंटागोनिस्ट। उसमें जो दवाएं थी वो क्या थी, सिमेटिडीन और रेंटिडीन। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो दीज ड्रग्स बाइंड टू हिस्टामिन H2 रिसेप्टर। ये जो क्या कहते हैं, ये दवाएं हैं, ये क्या करती हैं, जो गैस्ट्रिक पेराइटल सेल यानी हमारे स्टोमक के अंदर स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो क्या करते हैं, हिस्टामिन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, हिस्टामिन रिलीज करते हैं। तो ये दवाएं जाके उस पर जब बाइंड कर लेती हैं तो उससे हिस्टामिन का प्रोडक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन इज ए केमिकल विच स्टिमुलेट द स्टोमक सेल टू प्रोड्यूस एसिड। और जब हिस्टामिन रिलीज होता है, अगर हिस्टामिन रिलीज होता है तो एसिड का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, लेकिन ये दवाएं जाके उस रिसेप्टर पे बाइंड कर लेती हैं तो हिस्टामिन रिलीज नहीं होता है तो एसिड का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। ठीक है, या आप सीधे ये लिख सकते हैं, ये आप सीधे लिख दीजिएगा, दे रेड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। ठीक है ना, इंडिकेशन क्या है इसका, तो ये दवाएं किस लिए यूज होती हैं, तो ये सबका तकरीबन इंडिकेशन सेम ही है। तो ये कब यूज होती है, तो पेप्टिक अल्सर को ठीक करने के लिए, ऐसे ही क्या कब ऐसे ही ये क्या, डिस्पेप्सिया को ठीक करने के लिए। एस छूट गया है, एस लगा लीजिएगा। डिस्पेप्सिया का मतलब होता है इंडाइजेशन, यानी अपच हो जाता है, खाना हजम नहीं होता है तो उसको बोलते हैं। ऐसे ही क्या है, ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। अब ये डिसीज आप पूरा पढ़ चुके हैं, सिर्फ इतना जानिए कि जो हमारा एसोफेगस होता है तो एसोफेगस से जो हमारा स्टोमक आके जुड़ता है तो यहाँ पे एक तरीके का समझ लीजिए, यहाँ पे मसल्स होता है जो नीचे की चीजों को ऊपर नहीं जाने देता है। लेकिन अगर ये जो एसिड वगैरह है जब ऊपर जाने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। तो उस कंडीशन में भी हम लोग ये दवा देते हैं, इसलिए कि जब एसिड इधर इधर पहुंचता है तो डैमेज करता है, तो इसलिए एसिड को हम लोग रोकने के लिए ये दवाएं देते हैं। ऐसे ही ये कब यूज होता है, तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ में इसको यूज करते हैं ताकि अल्सर से बचाया जा सके पेशेंट को। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो कोई खास इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तो ये क्या करता है, इसका एग्जांपल क्या है, तो ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल और लेंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल। ठीक, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो इसको PPI भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PPIs यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो ये क्या करते हैं, तो ये भी क्या कहते हैं, एसिड के प्रोडक्शन को रेड्यूस करते हैं। तो कैसे करते हैं ये, बाय ब्लॉकिंग एंजाइम इन द वॉल ऑफ स्टोमक विच प्रोड्यूस एसिड। तो जो एक एंजाइम होता है हमारे स्टोमक के वॉल के अंदर जो कि एसिड का प्रोडक्शन करवाता है, तो ये उसी एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देते हैं। समझ में आ रही बात। अब एंजाइम वाला चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे। एंजाइम का एक पूरा मतलब सिस्टम होता है कि लॉक एंड की सिस्टम, तो ये जाके उसी एंजाइम से समझ लीजिए बाइंड कर लेंगे। अब ये एंजाइम अपना काम नहीं कर पाता, बस इतना मानिए। ठीक है,
तो ये भी क्या करता है, तो दे रेड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। आप सीधे ये वाला लिखिएगा, अगर आपको ये याद नहीं आ रहा तो ये लिख दीजिएगा कि ये क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रोक देते हैं। इंडिकेशन क्या है, इसका कब यूज करते हैं, तो पेप्टिक अल्सर को ठीक करने के लिए। डिस्पेप्सिया, यहाँ पे भी एस छूट गया है, डिस्पेप्सिया यानी अपच हो गया, डाइजेशन नहीं हुआ, खाना हजम नहीं हुआ, तो उसको ठीक करने के लिए भी देते हैं। ऐसे ही क्या है, GERD को ठीक करने के लिए देते हैं। ऐसे ही क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ भी देते हैं इसको। ऐसे इन कॉम्बिनेशन विद एंटीबायोटिक्स, और इसको जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है इसको दूसरे एंटीबायोटिक के साथ भी देते हैं टू इराडिकेट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक तरीके का बैक्टीरिया है जो इन्फ्लामेशन कर देता है हमारे गैस्ट्रिक सिस्टम के अंदर, यानी स्टोमक के अंदर या फिर क्या कहते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। तो इस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, इराडिकेट करने के यानी खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए ये दवा दूसरी दवाओं के एंटीबायोटिक के साथ में मिला के प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी देते हैं। ऐसे ही इसको हार्ट बर्न में भी देते हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, जलन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी इसको देते हैं हम लोग। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, क्या कहते हैं, ऑल PPIs यानी जितनी भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं इसको क्लासिफाई किया गया है एज कैटेगरी बी कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं उसके अंदर इसको रखा गया है। और किसने रखा है, तो FDA ने रखा है, यानी क्या कहते हैं, US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है इनकी। तो इन्होंने ये मतलब खाने वाली चीज़ें जितनी भी हैं, चाहे खाने पीने वाली चीज़ें हो चाहे दवा हो, उस पर रिसर्च करते हैं कि इसका कितना साइड इफेक्ट है, नहीं है, कौन सी सेफ है, नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने इसको B कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी दवाएं या जो भी चीज़ें कैटेगरी B के अंदर आती हैं वो क्या है, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग उसको लेना बिल्कुल सेफ है, ठीक है। यानी जो भी दवाएं कैटेगरी B के अंदर आती हैं उसको प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, वो प्रेगनेंसी में लेने के लिए बिल्कुल सेफ है। एक और दवा है जो क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो इसका एग्जांपल क्या है, तो पेरेंजेपिन। क्या है, पेरेंजेपिन। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो इट रेड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन एंड रेड्यूस मसल्स स्पाज्म। तो ये क्या करता है, तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को भी रोकता है, और फिर क्या करता है, उसकी वजह से फिर जो क्या कहते हैं मसल्स के अंदर स्पाज्म हो रहा है, ऐंठन हो रहा है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो उसको भी रोकने का काम करता है। ये इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। इंडिकेशन क्या है, तो ये पेप्टिक अल्सर के अंदर यूज होता है, ठीक है। और ये प्रेगनेंसी में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी प्रेगनेंसी कंडीशन में नहीं देंगे। एक और दवा थी जो मतलब सेक्रेटरी एंटी सेक्रेटरी थी, वो कौन सी थी, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या था, मेसोप्रोस्टोल और एनप्रोस्टिल। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो लाइक गैस्ट्रिक म्यूकस दे आल्सो प्रोवाइड ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट गैस्ट्रिक एसिड एंड इनहिबिट द एसिड सिक्रेशन। जैसे कि हमारा गैस्ट्रिक म्यूकस होता है, जैसे कि वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है गैस्ट्रिक एसिड के अगेंस्ट, ऐसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन भी एक क्या कहते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और दूसरे ये क्या कहते हैं एसिड के सिक्रेशन को भी रोकता है। लेकिन ये भी प्रेगनेंसी के अंदर क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी उस कंडीशन में नहीं देंगे, ठीक है। अब एक और जो दूसरी टाइप थी आपकी क्लासिफिकेशन में, वो कौन सी थी, एंटासिड्स। क्या थी, एंटासिड्स। तो ये सिस्टेमिक भी देते हैं और नॉन सिस्टेमिक भी देते हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट ये सिस्टेमिक तरीके से देते हैं, और नॉन सिस्टेमिक में आपका आ जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, कैल्शियम कार्बोनेट, मेगाल्ट्रेट। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं जो गैस्ट्रिक एसिड है, ठीक है। HCl को ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, तो फिर वो अपना काम नहीं कर पाता है। इंडिकेशन क्या है, तो पेप्टिक अल्सर में इसको यूज करते हैं, GERD में यूज करते हैं, ठीक है। अब ये GERD आप पढ़ चुके हैं। ऐसे कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं, डिस्पेप्सिया में इसको यूज करते हैं, अपच वगैरह हो गया उसमें यूज करते हैं। कॉन्स्टिपेशन तो जानते होंगे जिसको कब्ज बोलते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो शुड बी गिवन टू पेशेंट विद रीनल और हार्ट फेलियर, जिसकी किडनी फेल हो गई है या हार्ट फेल हो गया है, तो ऐसे जो पेशेंट हैं जो दवाओं पे चल रहे हैं, तो उनको उनमें क्या है, थोड़ा ये दवाएं क्या है थोड़ा केयरफुली दिया जाएगा, वो हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो जाए। अब एक टाइप की दवा थी, वो क्या थी, अल्सर प्रोटेक्टिव। तो ये क्या करेंगे, अल्सर को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी इसको जाके कवर कर लेते हैं। तो उसका एग्जांपल क्या है, सुक्रालफेट। क्या है, सुक्रालफेट एंड कोलोइडल बिस्मथ सबसिट्रेट, ठीक, जिसको CBS बोलते हैं। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, दे मेक ए प्रोटेक्टिव लेयर अपॉन द अल्सर। अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फर्दर डैमेज ऑफ HCl। और HCl के डैमेज से फर्दर यानी और ज़्यादा डैमेज ना करे HCl, उससे उसको क्या है, वुंड्स को, अल्सर को बचाते हैं। इंडिकेशन क्या है, तो पेप्टिक अल्सर में इसको यूज़ करते हैं। अब एक बात ध्यान रखिए, जो ये क्या सुक्रालफेट है जो आपने पढ़ा, ये सुक्रालफेट इज इफेक्टिव अंडर एसिडिक कंडीशन। ये दवा एसिडिक कंडीशन में काम करती है। जो स्टोमक है उसके अंदर अगर एसिड रहेगा तभी ये क्या है, अपना प्रोटेक्टिव लेयर बना पाएगी ये दवा सुक्रालफेट। इसलिए ये ध्यान रखना है कि जब भी ये दवा हम लोग यूज़ कर रहे हैं
तो एंटासिड शुड नॉट बी टेकन 30 मिनट्स बिफोर और आफ्टर सुक्रालफेट डोज। अगर किसी ने इस दवा को खाया, सुक्रालफेट किसी को दिया गया, तो एंटासिड जो दवाएं आपने पढ़ी जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, तो ऐसी दवा नहीं देंगे, यानी एंटासिड नहीं देंगे इस दवा के खाने से 30 मिनट पहले, ना खाने के आधे घंटे बाद। वरना ये दवा कोई खा लिया और ऊपर से फिर एंटासिड भी पी लिया उसने या दवा खा ली, तो फिर क्या होगा, जाके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो सुक्रालफेट अपना काम नहीं कर पाएगा। इसलिए कि ये एसिडिक कंडीशन में ही क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर बना पाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसका, तो अगर कोई हाइपर सेंसिटिविटी है किसी को इससे, यानी इसकी वजह से एलर्जी हो रही है, तो उसको नहीं देंगे। ऐसे ही अगर किसी को जीआई ब्लीडिंग हिस्ट्री, तो उसको भी ये दवा नहीं देंगे। अब जो अल्सर हीलिंग ड्रग्स हैं, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि कार्बेनोक्सोलोन सोडियम, तो ये क्या करते हैं, तो ये हील करते हैं अल्सर को, यानी जो वुंड हो गया, जो जख्म हो गया, उसको भरने का काम करते हैं। तो इसको भी उसी में यूज़ करेंगे, पेप्टिक अल्सर में, गैस्ट्रिक अल्सर में। ऐसे ही क्या है, इट इज़ यूज्ड अलोंग विद एंटासिड एंड एल्जेनिक एसिड टू ट्रीट GERD, और GERD को ठीक करने के लिए इसको क्या है, एंटासिड के साथ में और एल्जेनिक एसिड के साथ में इसको यूज़ करते हैं। अब एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग, तो इसका एग्जांपल जैसे कि एमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो ये क्या एंटीबायोटिक्स हैं, और ये क्या करते हैं, जो भी मतलब क्या कहते हैं बैक्टीरिया है, या मान लीजिए यहाँ पे क्या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, तो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, या इसके ग्रोथ को रोक देंगे। और ये क्या डिफरेंट टाइप के अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, और ये जो दवाएं होती हैं मतलब एंटीबायोटिक्स, ये अलग अलग टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो एमोक्सिसिलिन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इन पेशेंट विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, अगर किसी को इसकी वजह से क्या कहते हैं रिएक्शन हो रहा है, तो उसको नहीं देंगे। ऐसे इन हिपैटिक डिसफंक्शन, अगर किसी के लीवर में क्या है, मतलब कोई खराबी गड़बड़ी चल रही है, तो उस कंडीशन में भी हम ये दवा नहीं देंगे, ठीक है। अब इसका जो क्या कहते हैं सिमिट्रिडीन है, इसका कितना डोज यूज़ किया जाता है, तो क्या कहते हैं 0.02 ग्राम हम लोग इसको यूज़ करते हैं टेबलेट के फॉर्म में। ऐसे रेंटिडीन जो है ये क्या 0.15 ग्राम टेबलेट, जो ओमेप्राजोल है उसको भी 0.02 ग्राम कैप्सूल इसका यूज़ होता है। ऐसे ही लेंसोप्राजोल है तो 0.03 ग्राम कैप्सूल इसका यूज़ किया जाता है। अब जो पेंटोप्राजोल है तो 0.04 ग्राम टेबलेट आता है। पेरिंजिपिन है 0.25 से 0.5 ग्राम टेबलेट इसका यूज़ किया जा सकता है। ऐसे ही सुक्रालफेट कितना देते हैं तो 10 ml 4 टाइम अ डे, यानी एक दिन के अंदर 4 बार देंगे 10 ml, ठीक है। ये पीने वाली दवा है तो ml के हिसाब से देंगे। ऐसे ही कार्बेनोक्सोलोन है, ये कितना देंगे तो 20 से 50 mg दिन में 4 मरतबा देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एंटी एमेटिक्स ड्रग। तो एंटी एमेटिक्स ड्रग्स क्या होते हैं, तो ये वो दवाएं होती हैं जो वोमिटिंग को यानी उल्टी वगैरह को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। ये वो दवाएं होती हैं जो उल्टी वगैरह को ठीक करने के लिए दी जाती हैं। किसी को उल्टी हो रही बहुत ज़्यादा, उसको ठीक करने के लिए, या किसी को नोजिया हो रहा है यानी मतली सी आ रही है, उल्टी जैसा मन कर रहा है, होता ना, पता नहीं कैसा हो रहा है, मुंह में पानी सा आता है, कभी खट्टी खट्टी डकार से आती है, उल्टी जैसा मन करता है, तो उसमें भी इसको दवाएँ देते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आपको किसी को मतलब कोई जा रहा है, सफ़र कर रहा है बस के अंदर, ठीक है, बस में जाते हैं तो ज़्यादा उल्टी होती है। ऐसी कोई गाड़ी है जो पैक है बिल्कुल, जैसे कि मान लीजिए बोलेरो हो गया और सफारी और जो भी इस टाइप की और गाड़ियां हैं, तो ऐसी गाड़ियों में बहुत सारे लोगों को जब शीशे वगैरह चारे तो उससे बंद कर देते हैं तो उसमें उल्टी जैसी होती है, तो उन कंडीशन में ये दवाएं देंगे तो उनको उल्टी नहीं होगी, ठीक है। उल्टी हो रही है पहले से, उसको भी रोकने के लिए, और उल्टी ना हो तो उसको रोकने के लिए भी ये दवाएं देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी एमेटिक्स। इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो इसमें भी क्या है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है, जैसे कि हायोसिन, क्या है हायोसिन और डाइसाइक्लोमिन, ये दवाएं याद कर लीजिएगा, 2 नाम कम से कम इसमें याद कर लीजिएगा, ठीक है। कौन सी, हायोसिन और डाइसाइक्लोमिन, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली दवाएँ हैं, ठीक। दूसरी क्या है H1 एंटीहिस्टामिन, H1 एंटीहिस्टामिनिक्स। अभी हिस्टामिन पढ़ा आपने तो वो H2 था, ये H1 है, यहाँ पे यूज होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, प्रोमेथाजिन, डाइफेनहाइड्रामिन और साइक्लिजीन, ठीक है। तीसरी जो दवा है वो क्या है, न्यूरोलेप्टिक्स है, क्या है न्यूरोलेप्टिक्स। इसके एग्जांपल क्या है, क्लोरप्रोमाजिन और हेलोपेरिडोल। चौथी जो क्लासिफिकेशन है मेटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन, क्या है डोमपेरिडोन। और ऐसे क्लासिफिकेशन है 5-HT3 एंटागोनिस्ट। 5-HT3 क्या है तो एक तरीके का रिसेप्टर होता है, ठीक है।
तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑनडेनसेट्रोन। क्या है, ऑनडेनसेट्रोन और ग्रेनीसेट्रोन, ऑनडेनसेट्रोन और ग्रेनीसेट्रोन। ऐसी एक दवा और इसके अंदर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एडजुवांट एंटी एमेटिक्स। एडजुवांट का मतलब ये होता है जो हेल्प करे, सहायक, हेल्पर। तो ये इस दवाओं के साथ में इसको दिया जाता है तो हेल्प करता है इसको और अच्छे से मतलब ये अपना काम करें। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो डेक्सामेथासोन। क्या है, डेक्सामेथासोन, बेंजोडाइजेपिन्स और कैनाबिनॉइड्स। ये इसकी क्लासिफिकेशन हो गई। अब हम लोग इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। एक बात इसमें याद रखिएगा, इसमें जितनी भी दवाएं हैं ना, वो सब दवाएं ऐसी हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। जितनी भी दवाएं हैं वो क्या करती हैं, सब नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। अब एक बात और समझ लीजिए कि जो उल्टी होती है ना, तो उसके लिए एक मतलब पूरा मैकेनिज्म है। हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर एक होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। उसको हम लोग बोलते हैं वोमिटिंग सेंटर। क्या बोलते हैं, वोमिटिंग सेंटर। यानी वहीं से उल्टी वगैरह होती है। अगर उसको सप्रेस कर दिया जाए, अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, समझ लीजिए रोक दिया जाए, उसके ऑर्डर ना आ पाए हमारी बॉडी के ऑर्गन तक, यानी हमारे जीआईटी तक, तो उल्टी नहीं होगी। समझ में आ रही बात। ऐसे ही जो हमारी खांसी वगैरह आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टस्सी यानी सूखी खांसी, तो उसका सेंटर भी वही है। अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो वो खांसी नहीं आती है। ऐसे ही जैसे कि बस में से जा रहे हैं और जैसे जाके बस रुकती है, क्या होता है, फौरन उल्टी होने लग, जैसे कि जाके बस रुकती है फौरन आदमी को उल्टी होने लगती है, उसको बोलते हैं मोशन सिकनेस। क्या बोलते हैं, मोशन सिकनेस। तो इस टाइप की जो भी दिक्कतें हैं उसको ठीक करने के लिए जो दवाएं हैं वो सब ये हैं, और वो हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। यानी मेडुला ऑब्लोंगाटा तक पहुंचने वाले जो नर्व्स हैं वहाँ तक उसको क्या है, उस पर हम लोग काम करते हैं, और वहाँ से जो सिग्नलिंग आती है, वहाँ से जो समझ लीजिए डायरेक्शंस आते हैं कि उल्टी करना है नहीं करना, उसको रोक दिया जाता है। ठीक। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है इसके, तो दे वर्क ऑन नर्वस सिस्टम। क्या करते हैं, ये नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। एंड ब्लॉक द सिग्नलिंग टू द वोमिटिंग सेंटर। और वोमिटिंग सेंटर मेडुला का जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। अगर उसको ब्लॉक कर देते हैं तो फिर उल्टी नहीं होती है। इसका इंडिकेशन क्या है, तो दे आर यूज टू ट्रीट वोमिटिंग। इसको उल्टी को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। नोजिया यानी मतली जैसा आ रहा है, उल्टी जैसा मन कर रहा है, उसको ठीक करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही मोशन सिकनेस, जैसे मैंने बताया ना, जैसे कि मान लीजिए बस में जा रहे हैं या कोई बंद गाड़ी है उसके अंदर बैठ के जाते हैं, तो एकदम से जब गाड़ी रुकती है या फिर गाड़ी चलती रहती है तो मोशन की वजह से वो क्या एक तरीके से आदमी को उल्टी आती है। तो उसको ठीक करने के लिए जो दवा देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोशन सिकनेस। यानी अगर पहले से आप दवा खा लेंगे और फिर आप सवारी करेंगे तो आपको उल्टी नहीं होगी। जो पहाड़ी इलाके होते हैं उस पर जब आदमी जाता है ना तो उस पर उल्टी ज़्यादा होती है। तो आज जब मैं हिमाचल प्रदेश जा रहा था तो हम लोग बस में पहले तो मतलब बहुत मज़ा आया, बस में बैठ के जा रहे थे, इधर उधर देख रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद गए, हम लोग तकरीबन 19 लोग थे, ठीक है, एक हमारे उसमें मतलब जिम्मेदार भी थे। तो 19 लोग जो थे ना, तकरीबन उसमें से 2 लोग ऐसे बचे थे जो उल्टी नहीं कर रहे थे, वरना हमारे जितने साथी थे सब लोग उल्टी कर रहे थे। और इतनी हालत बुरी हो गई थी कि मत पूछिए। मैं तो सीट पे से उतर के जो बीच में जगह होती है बस में, उस पर नीचे बैठ गया था, इतनी उल्टी हो रही थी। तो ये मुझे भी बर्दाश्त नहीं होता है कि जब मतलब सफ़र करता हूँ बस वगैरह में, तो मुझे भी उल्टी आने लगती है, इसलिए मैं ज़्यादातर ट्रेन से ही सफ़र करता हूँ। ऐसे ही मैं जब गाज़ियाबाद पढ़ता था तो जब भी मैं गाज़ियाबाद से दिल्ली जाता था, जैसे दिल्ली पहुंचता था फ़ौरन उल्टी मुझे शुरू हो जाती, ज़रूर उल्टी करता था। जब दिल्ली से गाज़ियाबाद आता था तब नहीं उल्टी होती थी, लेकिन जब गाज़ियाबाद से जब दिल्ली जाता था तब फ़ौरन मुझे उल्टी होने लग जाती थी। तो ये एक दिक्कत होती है जो उसको बोलते हैं मोशन सिकनेस। ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए दवा देते हैं। इसलिए कहते हैं अगर आप पहाड़ी इलाकों में घूमने जा रहे हैं या अगर बस वगैरह में जा रहे हैं तो पहले इन दवाओं को आप ले लीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप पूरा मज़ा ले पाएंगे अपने टूर का। ऐसे ही क्या है, इसको हम लोग कब देते हैं, तो टू ट्रीट पोस्ट एनेस्थेटिक नोजिया एंड वोमिटिंग। ऐसे ही अगर किसी को हम लोग एनेस्थेटिक ड्रग से देते हैं तो उसको क्या है, उल्टी वगैरह आती है, यानी जब उसको वो ठीक हो गया, यानी एनेस्थेटिक ड्रग दे दिया, वो बेहोश हो गया, फिर उसके बाद जब होश में आता है तो उसको थोड़ा सा नोजिया जैसा होता है, वो मतली सी आती है, उल्टी सी आती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए देते हैं। ऐसे ही हम लोग इसको क्या है, मॉर्निंग सिकनेस को भी ठीक करने के लिए देते हैं। मॉर्निंग सिकनेस क्या है, तो जो महिला प्रेग्नेंट होती है, जो औरत प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनके जो शुरू के 3 महीने के टाइम होता है ना, शुरू का, यानी अभी प्रेग्नेंट हुई तो अभी शुरू का जो टाइम होता है उसमें उल्टी जैसा होता है, उनको बार बार उल्टी आती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग मॉर्निंग सिकनेस। क्या बोलते हैं, मॉर्निंग सिकनेस। तो उस कंडीशन में भी ये दवाएं देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसका, तो जो हायोसिन है और डाइसाइक्लामीन है, ये क्या है, ग्लूकोमा वाली कंडीशन में नहीं देंगे। ठीक है, अगर किसी को ग्लूकोमा है तो उसको नहीं देंगे, या अगर किसी को टेंडेंसी टुवार्ड ग्लूकोमा है तो उसको भी नहीं देंगे, यानी किसी को अब ऐसा लग रहा है कि ग्लूकोमा होने वाला है तो उसको भी ये दवाएं नहीं देंगे। ठीक,
दूसरी जो है जो H1 एंटीहिस्टामिक ड्रग्स हैं, तो ये कब नहीं देंगे, तो उन लोगों को नहीं देंगे जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, यानी जो अस्थमा जैसे टाइप की बीमारी जिसको, तो उसको नहीं देंगे। ऐसे ही क्या है, जो प्रोकाइनेटिक्स ड्रग्स हैं शुड बी यूज्ड केयरफुली इन लीवर डिसीज इन पार्किंसंस डिसीज। अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम है या पार्किंसंस डिसीज है तो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स उसमें हम लोग नहीं देंगे। अब इसके डोजेस क्या हैं, तो जो हायोसिन है ये कितना देंगे, तो 200 से 600 mg क्या दे सकते हैं पर डे, सबक्यूटेनियस रूट से देंगे। ऐसे डाईसाइक्लोमीन है तो 40 mg दे सकते हैं। ऐसे ही प्रोमेथाजीन है तो 25 mg, ऐसे ही क्लोरप्रोमाजीन है तो 25 mg, ऐसे ही डोमपेरिडोन है तो ये 10 mg देंगे। ऐसे ही ऑन्डेनसेट्रोन है तो ये 8 से 16 mg इन डिवाइडेड डोज में देंगे, एक ही बार में नहीं देंगे बल्कि डिवाइडेड डोज में 2 बार में 3 बार में इसको तोड़ तोड़ के देंगे। ठीक, अब एक टॉपिक रह गया हमारा, वो क्या है, लेग्जेटिव। तो ये आप कई बार पढ़ चुके हैं, लेग्जेटिव और परगेटिव। तो इतना समझिए कि लेग्जेटिव क्या होती हैं, तो ये लेग्जेटिव क्या होता है, तो लेग्जेटिव वो दवाएं होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। ये दवाएं क्या करती हैं, तो ये कई तरह की दवाएं हैं। तो इनका काम क्या है कि ये जो हमारा स्टूल होता है, यानी हम लोग खाना खाते हैं, जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ पे जाके वो क्या है, समझ लीजिए एक तरीके से कभी वो टाइट हो जाता है। समझ में आ रही बात, उसके अंदर वो पानी नहीं रहता, पानी हमारा इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है, एकदम टाइट सा हो जाता है, तो वो क्या आसानी से निकलता नहीं है बाहर, आसानी से पास आउट नहीं होता है, निकलता नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो उस कंडीशन में ये दवा देते हैं। तो ये क्या करता है, कुछ दवाएं ऐसी हैं जो उसके अंदर घुस जाती हैं और फिर उसके अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इस तरीके से उसको क्या करती है, एक तरीके से मतलब उसका जो साइज़ है उसको बढ़ा देती हैं, उसका मास बढ़ा देती हैं और उसको क्या कहती है, सॉफ्ट कर देती हैं। तो वो आसानी से फिर क्या है, नीचे चला जाता है, वो पास आउट हो जाता है। तो इस तरीके से लेग्जेटिव जो दवाएं हैं वो काम करती हैं। ठीक, और अगर इसी लेग्जेटिव दवाओं को हम लोग ज़्यादा मात्रा में दें, जैसे कि मान लीजिए सेना है, अगर इसको हम लोग क्या है ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो फिर क्या होगा, आदमी को एकदम जो मतलब लूज मोशन हो जाएगा, समझ में आ रही है, एकदम डायरिया टाइप का हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं परगेटिव। ये इतना सा फर्क है, अगर कम मात्रा में लेते हैं दवा को तो वो सिर्फ क्या है, जो स्टूल है उसको, स्टूल मतलब जो अंदर मटेरियल है जिसको बाहर निकलना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टूल। तो उस स्टूल को सॉफ्ट कर देता है, नरम कर देता है, उसका मास बढ़ा देता है, उसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ा देता है, तो वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं। और अगर उसी दवा को ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो फिर क्या है, वो पानी की तरह बिल्कुल निकलता है, वाटर की तरह से आदमी दस्त, जिसको कहते हैं दस्त आने लगता है, लूज मोशन हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा दवा दे दें, हाई डोज में दें, तो उसको बोलते हैं परगेटिव। तो इसका डेफिनेशन क्या है, तो दी ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन आर कॉल्ड लेग्जेटिव। ठीक है, जो दवाएं कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए यूज होती है उसको हम लोग बोलते हैं लेग्जेटिव। दिस ड्रग्स मेक दी स्टूल सॉफ्ट। तो ये दवाएं क्या करती हैं, स्टूल को सॉफ्ट कर देती हैं एंड इंक्रीज द बाउल मोमेंट। और जो हमारे इंटेस्टाइन का मोमेंट यानी समझिए पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को ये बढ़ा देती हैं, तो उससे क्या होता है, इजी टू डेफिकेट, यानी जो स्टूल है, जो मतलब समझिए अंदर का मटेरियल है, जो टट्टी है, जो भी है, वो बाहर निकलने में क्या हो जाता है, आसानी से वो निकल जाता है। इफ़ दी लेग्जेटिव्स आर टेकन इन हाई डोज, अगर उसी लेग्जेटिव को हम लोग क्या हाई डोज में लेते हैं तो उससे क्या होता है, वो डायरिया कोज करता है। डायरिया का मतलब फिर आदमी को दस्त हो जाता है, लूज मोशन होने लग जाता है। तो अगर लेग्जेटिव को हम लोग हाई डोज में देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं परगेटिव। इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो एक है बल्क फॉर्मिंग डाइटरी फाइबर। ये क्या करेगा, यानी जो हमारा स्टूल है उसको बल्क कर देगा, यानी उसके अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब, ये जाके उसके अंदर घुसेगा। ठीक है, ये जो दवाएं होंगी ये जाके उस स्टूल के अंदर घुसेंगी और अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो उसका क्या मास बढ़ जाता है। समझ में आ रही है, समझ में आ रही बात, उसी को बोल के बल्क फॉर्मिंग, यानी उसको बल्क बना देंगे, उसकी जो मतलब उसका जो मास उसको बढ़ा देती हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ब्रान हो गया। ठीक है, ये ब्रान जो सीरियल से मिलता है, हमको अनाज से मिलता है, वही ब्रान है। ऐसे ही क्या है, साइलियम, क्या है, साइलियम हो गया। स्पगुल आपने पढ़ रखा फार्माकोग्नोसी के अंदर। ऐसे ही क्या है, मेथाइल सेलुलोज हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, स्टूल सॉफ्टनर। ये क्या करती है, स्टूल को सॉफ्ट कर देती हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, डॉक्यूसेट्स, इसको डॉस भी बोलते हैं। और ऐसे ही लिक्विड पैराफिन, ठीक है, लिक्विड आता है एक तरीके से। ऐसे क्या है, स्टिमुलेंट, तो स्टिमुलेंट है, ये क्या करती हैं, ये स्टिमुलेट करती हैं, यानी हमारे जो क्या कहते हैं इंटेस्टाइन है उसके मोमेंट को बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो उसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि सेना हो गया, ऐसे ही कैस्करा सैकराडा हो गया, ऐसे ही कैस्टर ऑयल हो गया। ठीक, ऐसे क्या एक दवा होती है ऑस्मोटिक परगेटिव बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। ऐसे क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं। तो जो बल्क फॉर्मिंग ड्रग्स हैं
जो क्या कहते हैं डाइटरी फाइबर एक तरीके से, तो वो क्या करते हैं, दीज ड्रग्स इंक्रीज द वेट एंड साइज ऑफ स्टूल। तो जो स्टूल है, जो मटेरियल है, जो मतलब इंटेस्टाइन के अंदर एकदम हार्ड हो गया है, तो उसको क्या करते हैं, तो उसके वेट को बढ़ाते हैं और उसके साइज को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, बाई एब्जॉर्बिंग वाटर, वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड मेक द स्टूल सॉफ्ट, और फिर उस स्टूल को क्या करते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं। सो स्टूल पासिस इजीली, तो फिर जो स्टूल है वो आसानी से बाहर निकल जाता है एनस के रास्ते से और चला जाता है टॉयलेट के अंदर। ठीक, दूसरा जो है वो क्या, स्टूल सॉफ्टनर। तो ये क्या करता है, ये भी स्टूल को सॉफ्ट करता है। इसका एग्जांपल यहाँ पे है। ठीक, तो ये क्या करता है, इट इज ए सर्फेक्टेंट इंग्रेडिएंट। ये क्या है, सर्फेक्टेंट इंग्रेडिएंट है। सर्फेक्टेंट इंग्रेडिएंट वो चीज़ें होती हैं जो समझिए कि पानी तो वैसे ही मतलब बहुत पतला होता है, कहीं भी चला जाता है, लेकिन समझिए उसको और पतला कर देते हैं कि और इजीली वो कहीं पे घुस जाए। जैसे कि हम लोग कपड़ा धुलने के लिए जो सरफ साबुन यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, सर्फेक्टेंट होते हैं। वो पानी को इतना ऐसा बना देते हैं कि वो कपड़ों के अंदर एक एक पोरे के अंदर घुस जाते हैं और मैल को निकालते हैं, तो वो होता है सर्फेक्टेंट। समझ में आ रही बात, यानी वो जो वाटर का सरफेस टेंशन होता है उसको कम कर देते हैं, यानी जो पानी की जो स्प्रेडिंग यानी फैलने की जो एबिलिटी उसको और बढ़ा देते हैं। समझ में आ रही बात, उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, और किसी चीज़ को भिगाने की जो उसके अंदर ताकत है उसको और बढ़ा देते हैं, जो सर्फेक्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है सॉफ्ट, जो क्या कहते हैं, जो स्टूल सॉफ्टनर है, वो एक तरीके से क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट होते हैं। ठीक, तो वो क्या करते हैं, इट मिक्स द वाटर इन बाउल विद द स्टूल एंड सॉफ्टेंस इट। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे मतलब इंटेस्टाइन के अंदर वाटर है उसको स्टूल के साथ अच्छे से मिक्स करा देते हैं, इसलिए कि वाटर को ऐसा बना दिए कि वो अंदर घुस जाएंगे। ठीक है ना, ये ऐसा बना देते हैं कि वो अंदर अंदर क्या है, स्टूल के अंदर जो नहीं घुस पा रहा था, लेकिन इसके लेने के बाद वो ऐसा हो जाता है कि वो अंदर घुस जाता है उसके अंदर, और फिर उसको क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है, फिर वो इजीली बाहर आ जाता है। जो स्टिमुलेंट है वो क्या करते हैं, दे इंक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, वो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को बढ़ा देते हैं। पेरिस्टाल्टिक मोमेंट क्या है, तो हमारी आंतों के अंदर एक मोमेंट होता रहता है, ऐसे ऐसे वो आगे चीज़ों को ढकेलता है। ठीक है, तो जब हमारे स्टूल जो वो एकदम हार्ड हो जाता है तो उसका मोमेंट हो नहीं पाता है। समझ में आ रही बात, वो ऐसे दबा रहा है तो दब ही नहीं रहा है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो उस पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को ये लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक, और ये कैसे काम करते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग ऑन दी एंटेरिक नर्वस सिस्टम, यानी जो हमारे गैस्ट्रिक, जो हमारा जीआईटी है, वहाँ पे जो नर्वस सिस्टम होता है उसको बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो डायरेक्टली उस पर काम करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं, यानी समझिए उसको एक एक्स्ट्रा फोर्स दे देते हैं, तो वो क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को बढ़ा देता है, फिर उससे क्या होता है, स्टूल आसानी से पास आउट हो जाता है। ऑस्मोटिक परगेटिव है, तो ये क्या करते हैं, दीज एजेंट स्टिमुलेट द इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब वाटर इन एक्सेस अमाउंट फ्रॉम द बॉडी। तो ये जो दवाएं हैं ऑस्मोटिक परगेटिव्स, ये क्या करते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी से क्या करते हैं, जो हमारा इंटेस्टाइन उसको कहते हैं कि पूरी बॉडी से तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करो और उसको ला के कहाँ जो स्टूल है उसके अंदर छोड़ो। समझ में आ रही बात, बॉडी से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं वो, और फिर उसको ला के वहाँ पे छोड़ते हैं, तो और उसको क्या करते हैं, एंड पोर द वाटर इनटू स्टूल, और स्टूल के अंदर उसको डाल देते हैं, तो स्टूल उससे क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, और फिर इजीली क्या होता है, पास आउट हो जाता है। इसका इंडिकेशन क्या है, कब यूज़ करते हैं इन दवाओं को हम लोग, तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे टू एम्प्टी एंड प्रिपेयर बाउल फॉर रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन और फॉर सर्जिकल प्रोसीजर। ऐसे ही मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन उसमें ठीक दे देते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कभी पेट का मान लीजिए एक्सरे वगैरह कराना है, सीटी स्कैन कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, तो उसको खाली करना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में भी परगेटिव देंगे ताकि इसको जल्दी से साफ किया जाए। ऐसे ही मान लीजिए कोई क्या कहते हैं सर्जरी वगैरह करना है, कोई ऑपरेशन वगैरह करना है, तो उस कंडीशन में उसको साफ करना रहता है, उसमें भी देते हैं। ऐसे ही टू एम्प्टी द बाउल आफ्टर इंडाइजेशन ऑफ पॉइजन, अगर किसी ने समझ लिए जहर खा लिया, अगर वो स्टोमक के अंदर तक रहता है तो उसको उल्टी करा के बाहर निकालेंगे, और अगर वो इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच गया तो अब उल्टी कराने से वो ऊपर नहीं आएगा, तो अब ये दवा देंगे ताकि वो एकदम पानी की तरह कर दें, उसको डायरिया हो जाए, यानी परगेटिव मात्रा में देंगे, उसको ज़्यादा मात्रा में ये दवाएं देंगे और उसको क्या है बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन कोई खास कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है इसका डोजेस क्या है, तो इसका डोजेस यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा, या चाहिए तो आप यहाँ से इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, या इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ को यहाँ से रोक के, टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं जल्दी से पूरा कर रहा हूँ इसको। और जो चौथी क्लासिफिकेशन, जो चौथी जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है एंटी डायरियल ड्रग्स।
यानी वो दवाएं जो डायरिया को रोकने के लिए दी जाती हैं, डायरिया यानी दस्त हो गया, लूज मोशन हो गया, उसको रोकने के लिए जो दवाएं देते हैं उसको बोलते हैं एंटी डायरियल ड्रग। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है तो मैंने बता दिया। अब डायरिया क्या होता है, तो इट इज अ कंडीशन इन विच पेशेंट पास लूज एंड वाटरी स्टूल मोर देन 3 times a day। डायरिया क्या है, अगर किसी आदमी को एक दिन के अंदर 3 बार से ज्यादा दस्त आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरिया। डायरिया आप जानते हैं यानी जिसमें आदमी क्या है एकदम पतला पतला सा मतलब पखाना करता है, तो उस कंडीशन को अगर दिन में 3 मरतबा से ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरिया। अब एक होता है एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया का मतलब ये होता है कि अगर डायरिया क्या है 1 से 2 दिन तक मतलब कंटिन्यू रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, यानी 1 से 2 दिन तक रहता है उसको बोलते हैं एक्यूट डायरिया। और अगर क्या है वो क्या कहते हैं कंटिन्यू रहता है 2 से ज़्यादा दिन तक, यानी 3 दिन तक 4 दिन तक, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड डायरिया। डायरिया के बारे में थोड़ा इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इसको मैंने अभी कहीं पढ़ाया नहीं है, फार्माकोथेरापेटिक में भी नहीं पढ़ाया इसको। अब एक बात और ध्यान रखिए कि डायरिया में होता क्या है, तो इन डायरिया मोटिलिटी ऑफ जीआईटी इंक्रीज, यानी जो हमारे जीआईटी का जो मोमेंट है वो बढ़ जाता है। जो जीआईटी का मोमेंट है वो क्या होता है बढ़ जाता है, और फ्लूइड एब्जॉर्प्शन क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, यानी हमारा इंटेस्टाइन है वो क्या करता है जो इसके अंदर फ्लूइड वगैरह है उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो इसलिए जो पेट का स्टूल वगैरह है वो एकदम पानी पानी से जैसा होकर बाहर निकलता है। ठीक, एंड कॉज ए लॉस ऑफ वाटर। जो हमारा इंटेस्टाइन जो है वो फ्लूइड को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो फिर क्या होता है उसकी वजह से वाटर का लॉस होने लगता है, यानी वाटर सारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, और जो अंदर है उसको भी वो बाहर कर दे रहा है, तो उसमें फिर क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, एक तरीके से ये आयंस होते हैं, जैसे कि सोडियम आयन होते हैं, कैल्शियम आयन होते हैं, जैसे क्लोरीन आयंस होते हैं, पोटाशियम आयंस होते हैं। इनके बहुत सारे फंक्शन हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के। एक तो ये समझिए कि जो हमारा फ्लूइड होता है हमारी बॉडी के अंदर उसका क्या कहते हैं उसका जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। ऐसे एक्शन पोटेंशियल वगैरह जो होता है उसको भी ये लोग कंट्रोल, उसको भी क्या है उसमें भी ये लोग काम करते हैं। एक्शन पोटेंशियल को समझिए यही लोग पूरा परफॉर्म करने का काम करते हैं जो आयंस होते हैं। तो इसमें क्या होता है डायरिया के अंदर मोटिलिटी क्या है जीआईटी की बढ़ जाती है, यानी वो बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट करने लगता है। यानी जो भी चीज़ आया, अभी उसको पानी आया तो पानी को एब्जॉर्ब नहीं किया, एकदम से पूरा बाहर निकाल देता है, तो वो जो मटेरियल वो पानी के साथ पानी जैसा होकर निकलता है। समझ में आ रही बात। और जो फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन है वो रुक जाता है। वो क्या होता है फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो जो पानी आया वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो क्या कहते हैं एब्जॉर्ब नहीं होता, वो इंटेस्टाइन के अंदर रुका रहता है और फिर टट्टी के साथ निकलता है तो पूरा पानी पानी सा निकलता है। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से ये क्या कहते हैं डायरिया होता है। अब ये किसी भी रीजन से हो तो ये 2 चीजें उसके अंदर मतलब गड़बड़ी आ जाती है। एक तो उसका मोमेंट बढ़ जाता है और दूसरा क्या होता है जो एब्जॉर्प्शन वो रुक जाता है। तो हम लोग ऐसी दवाएं देंगे जो इस मोटिलिटी को रोक दे या फिर वो उस एब्जॉर्प्शन को क्या है बढ़ा दे। समझ में आ रही बात। वो उस एब्जॉर्प्शन के बढ़ा देगा, या फिर कोई ऐसी दवा हो जो उस पानी को खुद एब्जॉर्ब कर ले और उस क्या है फिर टट्टी को और एब्जॉर्ब कर ले और उसको एकदम से बाहर न निकलने दे। तो जो क्या कहते हैं जो स्टूल है वो थोड़ा सा मतलब क्या है एकदम पानी की तरह नहीं जाएगा, बल्कि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो अब ये सारी जो दवाएं हैं यही सब मिलकर ये दवाएं काम करती। अब ये जो हम लोग दवाएं पढ़ेंगे वो सब दवाएं यही काम करती हैं, उसके मोटिलिटी को कम कर देंगी, या तो फिर जो पानी का एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देंगी, या अगर बॉडी क्या कहते हैं इंटेस्टाइन के अंदर कोई खराबी हो गई है, बैक्टीरिया वगैरह आ गया उसको किल कर देंगी। तो ठीक है, अब उसकी हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो अगर किसी को डायरिया हो रहा है और ये आयन से क्या है बहुत ज़्यादा कम हो जा रहे हैं, बॉडी के अंदर से हमारा क्या है फ्लूइड निकल जा रहा है, तो आदमी को बड़ी दिक्कत हो जा रही है। बार ऐसा होता है कि उसकी वजह से आदमी की मौत भी हो जाती है। तो इसलिए अगर डायरिया वगैरह होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं बॉटल चढ़ाते हैं जिसके अंदर NaCl होता है और पानी वगैरह होता है। जो अब इसका क्लासिफिकेशन क्या है एंटी मोटिलिटी एजेंट। पहला क्या है एंटी मोटिलिटी एजेंट, यानी जो मोटिलिटी को कम करेगा। तो उसका एग्जाम्पल क्या है तो मॉर्फिन, कोडीन, लोपेरामाइड, बिस्मथ, सब सैलिसिलेट। अब दूसरा क्या है कैनाबिनोइड्स रिसेप्टर एगोनिस्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल। तीसरा क्या है एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट है ये क्या करेंगे एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे पानी वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऐसे बैक्टीरिया है टॉक्सिन उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है केओलिन, पेक्टिन, चाक, चारकोल, मेथाइल सेलुलोज। ऐसे ही एक और क्लासिफिकेशन वो क्या है एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट। इसका एग्जांपल क्या है डाइसाइक्लोमिन, मेबीवेरिन। क्या है मेबीवेरिन। ऐसी एक दवा इसके अंदर हम लोग दे सकते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, यानी एंटीबायोटिक वगैरह देंगे जैसे कि रेफेक्सिमिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। छठी जो दवा है वो क्या है प्रोबायोटिक्स है, तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स।
प्रोबायोटिक्स से जो हमारी बॉडी के प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, तो प्रोबायोटिक्स जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। तो कभी उसकी कमी की वजह से भी क्या होता है, आदमी को डायरिया वगैरह हो जाता है। तो उसका एग्जाम्पल तो वो उनके कुछ नाम या कई सारे होते हैं, तो 2 नाम यहाँ पे दे रखे हैं। एक तो लैक्टोबैसिलस, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है लैक्टोबैसिलस, और यह कि बिफिडोबैक्टीरियम। ठीक है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, मोटिलिटी एजेंट्स हैं जैसे कि मॉर्फिन, कोडीन है। तो ये क्या करते हैं, दीज ड्रग्स डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जो हमारा इंटेस्टाइन है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट करने का, यानी सुकड़ने का, फिर खुलने का, सुकड़ने का, खुलने का, तो जो कॉन्ट्रैक्शन का उसका जो ताकत है, जो पावर है, उसको कम कर देते हैं। अब ये जो कैनाबिनोइड्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल, वो क्या करते हैं, दीज ड्रग्स रिड्यूस द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बाय डिक्रीजिंग द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन फ्रॉम एंटेरिक नर्व। जो हमारा एंटेरिक नर्व होता है, यानी जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को कंट्रोल करने वाला जो नर्व होता है, वहां से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, तो फिर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कराता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्शन कराता है, मूवमेंट कराता है, तो उसके एसिटाइल कोलिन के क्या कहते हैं, रिलीज को रोक देती हैं ये दवाएं। ठीक है, ये क्या करती हैं, एसिटाइल कोलिन के रिलीज को रोक देती हैं, तो फिर क्या मोटिलिटी रुक जाती है, तो डायरिया को हम लोग इस तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, जब मोटिलिटी रुक जाएगी तो चीज़ें जो है वो की रहेंगी, वो बाहर नहीं जाएंगी एकदम से। अब जो है एक है एब्जॉर्बेंट। तो एब्जॉर्बेंट क्या करते हैं, तो ये तो एब्जॉर्बेंट के एग्जांपल क्या, जैसे क्योलिन है, चाक वगैरह है। तो ये क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर, टॉक्सिन एंड बैक्टीरिया फ्रॉम जीआईटी एंड गिव रिलीफ। तो ये क्या करते हैं, तो ये जो दवाएं हैं ये क्या करेंगे, जो हमारे वाटर हमारे इस क्या कहते हैं इंटेस्टाइन के अंदर जो क्या कहते हैं पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। समझ में आ रही बात। तो जो स्टूल है जो पानी की तरह से हो रहा था वो पानी की तरह नहीं रहेगा, अब वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो आदमी का दस्त इस तरीके से वो क्या करते हैं, ठीक करने का काम करते हैं। जैसे ही अगर टॉक्सिन वगैरह है, जहर है, तो उसको भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे बैक्टीरिया वगैरह है, उनकी वजह से अगर दस्त हो रहा है तो उसको भी क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आदमी को आराम देते हैं। और एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स हैं, तो ये क्या करते हैं, तो ये आदमी के अंदर अगर कहीं पे स्पाज्म हो रहा है, ऐंठन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसको ठीक करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं जो स्मूथ मसल्स है उसके अंदर क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, तो उसको रिलैक्स कर देते हैं और इस तरीके से आदमी को रिड देते हैं, यानी आराम पहुंचाते हैं पेन वगैरह जो हो रहा था उसमें। ऐसे जो माइक्रोबियल्स हैं तो वो क्या करेंगे, तो ये एंटीबायोटिक्स वगैरह होते हैं, तो जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है उसको मारने का और किल करने का काम करते हैं, उसको ग्रोथ को रोक देते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, तो जो हमारे क्या कहते हैं जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो वो मतलब बहुत फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए, वो डाइजेशन वगैरह में भी काम करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, अगर उनकी मान लीजिए कमी हो गई, किसी वजह से वो डैमेज हो गए, तो फिर वो हम लोग देते हैं ताकि वो जाके फिर से उनकी जो कमी हुई है वो रिस्टोर हो जाए और वो अपना काम जाके सही से कर सकें। ठीक, अब इसके इंडिकेशंस क्या है, कब देते हैं ये सारी दवाएं, तो ये हम लोग कब देते हैं, डायरिया को ठीक करने के लिए देते हैं। ठीक है, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एब्डोमिनल पेन ऑफ अननोन रीजन। अगर किसी रीजन की वजह से क्या कहते हैं एब्डोमिनल पेन है, यानी समझ लीजिए जो हमारे इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर अगर दर्द है, तो उस कंडीशन में ये दवाएं नहीं देते हैं। तो ये अगर हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।